बेटे अपनी नोटबुक निकालो। चलिए देखिए बेटे, अब हम बात करेंगे बेटे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल। देखिए बेटे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए बेटे, हमें पूरे सर्किट का डायग्राम दिखाना है, तो सर्किट के डायग्राम के लिए हमें डिफरेंट सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। वायर का सिंबल बनाना पड़ेगा, फैन का सिंबल बनाना पड़ेगा, बहुत सारे सिंबल बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे डायग्राम्स। हाँ मामा जी। तो बहुत सारे डायग्राम्स हमको बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारा डायग्राम एक बहुत ही एक टफ डायग्राम बन जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो हाँ मामा इसमें जी। हम क्या करते हैं, जैसे बेटे केमिस्ट्री में हमने सीखा था कि बजाय उनका पूरा नाम लिखने के एक छोटा सिंबल रख देते हैं, ऐसे बेटे इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, हम बजाय उसका पूरा फैन का या पूरा बल्ब का डायग्राम बनाने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम जो है एक उसका सिंबल बना देते हैं। जैसे बैटरी का पूरा एक, जैसे हम बैटरी बनाए, तो बैटरी देखो ये हमारे पास क्या होती है बेटे, एक सेल इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। अब बैटरी बनानी हो तो हमें ये क्या करना पड़ता है, ये सारे सेल्स को हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। हाँ मामा जी। तो इससे क्या होगा, हमें एक दिक्कत आएगी कि भाई हम डायग्राम कैसे बनाएं। कभी कभी बैटरी आपने देखा होगा इस टाइप से भी होती है, बॉक्स में भी होती है बैटरी। तो ये जो है बैटरी का हमें जो है पूरा एक्चुअल डायग्राम बनाने में हर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का क्या आएगा, हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। तो दिस इज द नीड ऑफ सिंबल। समझ में आ गया क्यों सिंबल चाहिए हमको? हाँ मामा जी। तो अब देखिए डिफरेंट सिंबल्स हैं। पहला सिंबल हम देखते हैं सेल का। सिंगल सेल का जो सिंबल होता है, क्या होता है हमारे पास बेटे, दो लाइनें बनाएंगे पैरेलल, उनमें एक बड़ी एक छोटी। क्या बनाएंगे, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी वाली थोड़ी मोटी बनाते हैं, और इसके उधर उधर क्या करेंगे, तो ये वायर निकाल के रख देंगे, दो लाइनें बना देंगे। ये बड़ी वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन क्या होती है हमारी, नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। समझ में आ गया? हाँ मामा जी। आया ना? हाँ। अब देखिए बैटरी क्या होता है बेसिकली बच्चे। बैटरी क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स होता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सेल्स का जो है कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वो हमारा बैटरी कहलाता है। तो देखिए जैसे क्या करेंगे, इनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन इन सीरीज। सीरीज में हम इनको सेल्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे क्या बनती है, हमारी बैटरी बन जाती है। क्लियर? जैसे मान हाँ। लीजिए एक ये लाइन है और एक ये सेल बन गया, फिर इससे ज्वाइन करा के फिर दूसरी लाइन और ये दूसरा सेल बना देंगे, फिर तीसरी लाइन बना के फिर ये बना देंगे, फिर ये चार बना दिया। तो जितनी भी हम चाहें उतनी बड़ी बैटरी हम बना सकते हैं। कि इस सेल में कितनी, इस बैटरी में कितने सेल हो गए बच्चे? चार। चार। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव, तो ये क्या है, हमारी बैटरी ऑफ 4 सेल्स हो गई हमारी। अब मान लीजिए बेटे आपको बैटरी 20 सेल्स की बनानी है। बैटरी ऑफ 20 सेल्स कैसे बनाएंगे बेटे, 20 सेल की बैटरी कैसे बनाएंगे? 20 बार ऐसे करके। अरे बाप रे, मान लो 100 सेल की बनानी हो बैटरी तो? नहीं पता तो फिर। नहीं पता। देखिए उस केस में क्या करेंगे, हम दो सेल बना देंगे, एक सेल ये, और फिर थोड़ी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है। और फिर ये बना देंगे एक सेल, और ये फिर ये दो सेल बना देंगे। ये हमारा यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 20 सेल, 10 सेल, 30 सेल्स, 40 सेल्स, जितने भी सेल यूज करना चाहें हम यहाँ लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब देखिए मान लीजिए, ये देखिए 1 सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए 1 वोल्ट है, तो 4 सेल की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 वोल्ट होगा। मतलब हाँ क्या मामा है, जी। उसका बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट की बैटरी है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेशन में आ जाएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो बेटे इसमें हमारी बड़ी वाली लाइन जो थिन लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटी वाली लाइन क्या होगी हमारी नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारी होगी। ये बना बना लिया नहीं आपने? हाँ मामा जी। अब सेल बैटरी के बाद देखते हैं बेटे हमारे पास ये आता है स्विच, या इसको हम की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? की। स्विच और की। देखिए एक तो स्विच होता है ओपन, ओपन जब का मतलब क्या है स्विच ऑफ, क्या है मतलब इसका? स्विच ऑफ। अब जैसे दो तरीके से बना सकते हैं, ये एक बेटे दो ब्रैकेट बना देते हैं और इसके इधर उधर दो लाइनें बना देंगे तो ये हमारा स्विच ऑफ है या की ओपन हो गया। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटे, ये ऐसे बनाएंगे और ये एक लाइन ऐसे बना देंगे तो ये हमारी क्या हो गई है स्विच ऑफ या की ओपन हो गई। क्लियर? हाँ मामा जी। अब दूसरी होती है क्लोज्ड की। क्लोज की को जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए की क्लोज्ड है तो क्लोज की के लिए हम क्या करते हैं बीच में एक ये डॉट लगा देते हैं, तो ये मतलब क्या हुआ स्विच हमारा ऑन है या की क्लोज है। और या फिर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये दो लाइनें हम जैसे ऊपर बनाई हैं और जो ऊपर वाली लाइन को हम ऐसे कवर कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया स्विच ऑन हो गया या की क्लोज्ड हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए जो कनेक्टिंग वायर है, जिस वायर से हम कनेक्ट करते हैं उसको हम सीधे लाइन से हम दिखाते हैं। क्लियर? हाँ मामा जी। अब जो है कनेक्टिंग वायर के बाद आता है बेटे हमारे पास वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट कैसे बनाएंगे हम, एक वायर ऐसे लेंगे दूसरा वायर ऐसे और ये हमारा ज्वाइन हो गया। मतलब क्या आपने देखा होगा जैसे एक वायर ये आ रहा है एक वायर ये आ रहा है तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे नहीं। हाँ मामा जी। तो ये हमारा वायर ज्वाइंट का साइन, हमारा सिंबल ये हो गया। इसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, विदाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बेटे। जैसे एक वायर ऐसे आ रहा है एक उसके ऊपर से जस्ट ऐसे जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा एक वायर ऐसे आता है और एक वायर ऐसे निकल जाता है उसके ऊपर से, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से सिंबल उसका बना करके शो करते हैं। यदि ये सिंबल बना हुआ हो तो इसका मतलब क्या है ये वायर ज्वाइन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे बना सकते हैं ऐसे और ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या है, और जब मान लीजिए ग्लो कराना हो तो ग्लो कराते वक्त इसको हम ऐसे करा देंगे यूं, ये एक इसकी जो है लाइट निकलती हुई दिखा देंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी क्या होगा हम लाइट निकलती हुई ये दिखा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ये मतलब क्या है ग्लोइंग और ये नॉट ग्लोइंग। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद बेटे मेरे फिक्स रेजिस्टेंस या रजिस्टर, क्या होता है ये फिक्स रेजिस्टेंस और रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है बेटे, जो हमारी जो वो होती है सर्किट होता है, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर करंट को कम करने का जो है काम करता है। इट लिमिट्स द करंट। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? हाँ मामा जी आ गया। तो ये इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, ऐसी एक लाइन बनाएंगे और ये जिग जैग लाइन बना देंगे। ये हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस और रजिस्टर होता है। नॉर्मली हर अप्लायंस हमारा फिक्स रेजिस्टेंस ही होता है। क्लियर? हाँ मामा जी। अब इसके बाद एक आता है बेटे वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट क्या होता है मैं आपको दिखा दूं।
ये देखिए नॉर्मली आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। हाँ जी बेटे, आपको ये गूगल दिख रहा है नहीं? हाँ मामा जी। अब ये देखिए, ये बेटे रियोस्टेट होता है, ये देख रहे हैं फोटो ये? हाँ ये देखिए बेटे, ये रियोस्टेट होता है ये। यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये देख रहे हैं जहां ये रियोस्टेट लिखा हुआ है ना, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये इसके ऊपर क्या करता है, ये मूव करता है इसके ऊपर। ठीक है, एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा बैटरी से और एक नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो इससे क्या होता है बेसिकली बेटे, जब हमारे पास फिक्स बैटरी होती है, मतलब बैटरी में सेल चेंज करने का कोई भी मौका नहीं होता बेटे, तो उस टाइम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए होती है उनको। तो क्या करते हैं, इस रियोस्टेट की मदद से क्या करते हैं, हेल्प से हम उस करंट को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बैटरी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो रियोस्टेट का काम क्या होता है बेटे, इट चेंजेस द करंट इन सर्किट विदाउट चेंजिंग द बैटरी। और जैसी करंट चेंज होगी ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ तो ये देखिए, इसको सिंबल को हम कैसे बनाते हैं, इस सिंबल को देखिए हम कैसे ये अपने डायग्राम में हम बनाएंगे, वो आपको यहाँ देखना है। इस सिंबल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, जैसे ऊपर फिक्स्ड रेजिस्टेंस बनाया है ऐसे ही बनाएंगे, और एक एरो ऐसे बना देंगे। ये एरो क्या है, जो आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दिखाया था ना, हाँ ये उसके लिए बनाया जाता है। या ऐसे भी बना सकते हैं, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे ले आते। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है बेसिकली, सर्किट में बेटे बैटरी को चेंज किए हुए बिना, मतलब सेम बैटरी पे डिफरेंट डिफरेंट करंट दे सकता है। नॉर्मली क्या होती है बेटे, एक बैटरी एक ही अमाउंट की करंट देगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बेटे हम करंट को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बैटरी। और बाई स्लाइडिंग, जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, अभी कैसे होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस। क्लियर? हाँ मामा जी। अब नेक्स्ट आता है बेटे एक एमीटर। एमीटर जो आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना सर्किट में। तो इसको हम कैसे बनाते हैं बेटे, ये एक सर्किल बनाएंगे, बीच में ए लिख देंगे, ये हमने 2 लाइनें बना दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये बेटे जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इधर इधर नेगेटिव से होगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब नेक्स्ट आता है बेटे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को भी हम क्या करते हैं बेटे, एक सर्किल बनाते हैं, बी लिखते हैं, ठीक है, और ये हम ए पॉजिटिव नेगेटिव, सेम यहाँ भी ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब एक और आता है गैल्वेनोमीटर, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर 13 में मैग्नेटिज्म में। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना, उसकी डायरेक्शन को बताना। लेकिन इसको हम कैसे करते हैं, जी लिखते हैं और इसके आस पास कोई भी हम प्लस माइनस नहीं लिखते। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। ये सारे बना लिया आपने? हाँ अब देखिए बेटे आगे, अब हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं? सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम का मतलब क्या है कि बेटे कंपोनेंट किस तरीके से हमारे कनेक्टेड हैं। समझ में आया? कि मान लीजिए बेटे हमें मिनिमम मिनिमम किस तरीके से हमारे कनेक्टेड हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। तो इसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं हमें, कम से कम एक बैटरी और एक कोई भी अप्लायंस। तो ये हमारा एक कम से कम वाला सर्किट डायग्राम, जो कि आपने 6th 7th 8th में सीखा होगा। कि जैसे मान लीजिए बैटरी है और इससे हमने क्या किया बेटे, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, एक सर्किट डायग्राम बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। और जब ज्यादा जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम इस तरीके से करंट की डायरेक्शन को हम दिखाते हैं। लेकिन ये सिंपल डायग्राम अब 10th क्लास में नहीं चलेगा। हमें क्या करना है बेटे, इस डायग्राम में जैसे हमारा बल्ब है, ये हमारी बैटरी है,
अब मिनिमम क्या होगा हमारा, ये सॉरी हमारा सेल है, बैटरी नहीं है सेल है, और मिनिमम हमको साथ में क्या लगानी होती है, की लगानी होती है। क्या लगानी होती है, की। तो ये हमारा एक मिनिमम सर्किट डायग्राम होता है। मान लो हम इस की को बेटे, अभी तो ये क्या है कि की हमारा की क्या है हमारा ओपन है। अब क्लोज करने के लिए क्या है, हमें इसमें ये साइन लगा देंगे। मान लीजिए क्लोज खोला है तो क्या लगा देंगे हम इसमें, ये हम इसमें ये इसको डॉट लगा देंगे, ये हमारा की क्लोज हो गई। और जैसे हम इसमें डॉट लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये एरोज हमको करंट के लिए यूज करने होंगे। और यदि बल्ब जल रहा है तो हम इसको एज ए ग्लोइंग बल्ब दिखा सकते। क्लियर? हाँ मामा जी। तो ये हमारा सेल है, ये हमारी की है, और ये हमारा क्या है, बल्ब है। अब इसमें मान लीजिए बेटे हमें एक एमीटर भी ऐड करना है। क्या करना है हमको, एक एमीटर। तो ये देखिए एमीटर ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमने यहाँ पर एक ये बना दिया सर्कल, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास की है। तो एक हमने डायग्राम वो बना दिया जिसमें हमारे पास एमीटर भी है। क्लियर? ये बेटे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखो बेटे एमीटर में क्योंकि ये पोर्शन हम जैसे जाएं तो इधर आकर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इसका एमीटर का, इधर हम प्लस लिखेंगे। और इधर वाला पार्ट हमारा नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर? एमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने बहुत जरूरी है प्रॉपर तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। क्योंकि इधर वाला पार्ट पॉजिटिव से है तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर वाला पार्ट नेगेटिव से है तो नेगेटिव हो गया। अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है क्योंकि की क्या है हमारी, ओपन है। जैसे ही हमने की क्लोज की तो ये डॉट लगा देंगे, ये की क्लोज हो गई तो हमें एरो दिखाएंगे। ठीक है? और हो सकता है बल्ब हो और ग्लो कर रहा हो तो हम इसको ग्लो करता हुआ ये हम दिखा दें। यहाँ पर हमने क्या किया बेटे, ये एमीटर को यूज कर लिया। क्लियर? हाँ मामा जी। अब बेटे हमें मान लीजिए वोल्ट मीटर भी लगाना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगाते हैं हम, जो रेजिस्टेंसेस होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं उनके साथ में लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटे ये हमारे पास बल्ब है, बाकी सब हमने सेम ऐसे ही बनाया हुआ है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ मैंने इस बार बल्ब के साथ बजाय बैटरी बना देता हूँ तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारे पास की है, ये हमने क्या बनाया, एमीटर बना दिया। ये एमीटर है, ये प्लस ये माइनस, ये हमारी बैटरी हो गई। ये हमारी की है, ये चूंकि पॉजिटिव है तो बेटे ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे हम, चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं ऊपर की साइड में, और नहीं तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाएंगे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इससे है तो ये हमारा नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब यहाँ पर ये जो बेटे हमने की हो, ये मान लीजिए क्लोज कर दी तो ये हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। क्लियर हुआ? हाँ। अब मान लीजिए बल्ब ना हो, हमें रजिस्टर लगाना हो तो सेम यही डायग्राम बनाएंगे और ये रजिस्टर हम इस पे लगा देंगे। ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा की हो गया, तो यहाँ हमने एमीटर लगा दिया। ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमने जो क्या किया, वोल्ट मीटर ये हमने रखा प्लस माइनस। क्लियर हुआ? हाँ। ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। क्या है ये हमारी बैटरी है और ये हमारी क्या है, की है। समझ में आया कि नहीं आया बेटे आपको? हाँ मामा जी। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम ये हमारे पास हो, बात समझ में आ गई? हाँ। ओके, अब इसको पढ़िए। Symbols of the commonly used components in circuit diagram. First, electric cell. The symbol of a single cell consists of two parallel vertical lines. One thin and long represents positive terminal, other thick and short represents negative terminal.
तो ये बेटे ये सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसका, ठीक है। हाँ, both have horizontal lines on the side. जैसे ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई बेटा। Second, a battery or a combination of cells. Battery is a combination of two or more cells. To obtain battery, negative terminal of the first cell is joined with a positive terminal of the second cell, and so on. Third, a wire joint. Fourth, connecting wire. Fifth, wires crossing without joining. Sixth, plug, key or switch open. Seventh, plug, key or switch closed. A switch makes a connecting link between the cell and bulb. If the circuit is broken anywhere or the switch is off, key open, the current stops flowing. हाँ, and ये the ध्यान bulb रखना बेटे, मान लीजिए स्विच ओपन है और कहीं से वायर ब्रेक कर जाए तो उस केस में करंट फ्लो नहीं बंद हो जाती। क्लियर? क्योंकि उसका पाथ हाँ। क्या हो गया बेटे, इनकम्प्लीट पाथ हो गया, ठीक है। ठीक। When आगे? the switch is on, key closed, then the circuit is made or completed. The current flows in it. 8, electric bulb. 9, ammeter. हो गया। देन हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस। अब आगे पढ़ो, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट पढ़ो। It is a device which changes the magnitude of current in a circuit by changing the resistance without changing the voltage source like cell or battery. It can do so by changing the resistance of the circuit. It is connected in series. It is also used as a potential divider in the circuit. हाँ, 13 galvanic. रियोस्टेट को हम कैसे यूज करते हैं, सीरीज में साथ साथ ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जी। अब आगे पढ़ो। Need for electrical symbols. In the electric circuits, we have to show various chemical components. क्या लिखा है बेटे? Electrical components. To draw the electric circuits by making the actual sketches of the various electrical components is a difficult job and takes a lot of time. So the scientists have devised some symbols for electric components which are easy to draw. They are called electric symbols. अब देखिए बेटे, एक क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द वायर? क्या आंसर होगा बेटा इसका? From east to west. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो करंट के फ्लो से अपोजिट होता है। वेरी बढ़िया। Conduction electrons move opposite to the direction of flow of electric current, hence from east to west. आप आगे पढ़ो बेटे, सर्किट डायग्राम। A diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using electrical symbols for the component is called circuit diagram. अब ये देखो बेटे, चारों टाइप के डायग्राम मैंने अभी आपको समझा दिए। जैसे पहला डायग्राम जिसमें हमने हमारे पास की ओपन है, सेल है, एमीटर है, बल्ब है। दूसरा डायग्राम जिसमें हमारे पास बल्ब हमने की क्लोज कर दिया। तीसरे में हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया है। चौथे में हमने बेटे बल्ब की जगह क्या लगा दिया, रजिस्टर। ध्यान रखना बेटे, बल्ब और रजिस्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। बल्ब भी एक तरीके से रेजिस्टेंस उसका भी होता ही होता है। हमारे पास हर अप्लायंस का रेजिस्टेंस रहता है। क्लियर? हाँ। अब हम पढ़ते हैं बेटे ओम्स लॉ। स्कूल में ओम्स लॉ करा दिया है ना सर ने? हाँ। ओके, तो बताइए बेटे ओम्स लॉ क्या होता है? एकदम डेफिनेशन में नहीं पता। डेफिनेशन बेटे, इसे किसने दिया था बेटे? जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने इसको दिया था बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले थे। कितना बढ़िया नाम है, ओम, ठीक है बेटे। उन्होंने इसको दिया था और इन्होंने क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मुझे। जो बेसिकली जॉर्ज साइमन ओम ने क्या दिया है, बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, उन्होंने इस लॉ में ये डिटरमाइन किया है। तो लॉ है क्या बेसिकली, दैट V is directly proportional to I at constant temperature। क्या है? एट कांस्टेंट। ये कंडीशन है, ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या दिया बेसिकली लॉ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर
is directly proportional to the potential difference applied across its end. बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा जी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि that at constant temperature the current flowing through the wire is directly proportional to the potential difference applied across its end. मतलब क्या है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतनी ही करंट फ्लो करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कम करंट फ्लो करेगी, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी। मैंने इसका रीजन आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि मान लीजिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बढ़ रहा है हमारे पास, तो ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है हमारे पास। समझ में आया नहीं आया? और जब ज्यादा एनर्जी यूज होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी फास्ट मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। इस लॉ में बेटे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? इस लॉ में क्या चीज ध्यान रखने वाली है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। यदि टेम्परेचर में चेंज आएगा मतलब वायर हीट अप हो जाएगा तो ये लॉ प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है बेटे। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ या टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। मेरी अब आवाज ठीक से आ रही है नहीं आ रही है? हाँ मामा जी आ रही है अभी तो। ओके, अब देखिए बेटे इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे बनाया था बेटे, ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया है और इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी या सेल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा की से कनेक्ट होगा। ये क्या है बेटे? डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। अभी मैंने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया डायग्राम। ये प्लस माइनस एक की बंद रखनी है हमको। ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा आर है। जब की क्लोज की है तो हमको ये करंट की डायरेक्शन भी दिखानी है। तो ये हमारी क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हमारे पास हो गई। अब ये हमारा डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा जी। तो ये बेटे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो ये हम डायग्राम इसको बनाते हैं। क्लियर? हाँ। अब देखिए बेटे एक चीज यहां देखिए बेटे, फ्रॉम ओम्स लॉ, एक मिनट अभी वो पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, बी प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग होता है आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, बता सकते हो? कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में अगर हमारा V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और अगर V कम होगा तो I भी कम होगा। वेरी गुड। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। जब भी बेटे हमको मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है तो उसका एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमको कांस्टेंट लगाएंगे v इक्वल टू आर इंटू आई। तो और क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई आर। क्लियर? ये हमारा हाँ मामा। क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ है। क्लियर है और नॉट? हाँ मामा जी। ये हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आर क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो हाँ मामा जी। आर हमारा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि दैट बी अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया?
विच इज इक्वल टू आर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, हमारे पास ओम्स लॉ में क्या है बेसिकली, V इक्वल टू आई आर हमने लिखा ऊपर। हाँ इसको ध्यान से देखना आप क्यों है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I इक्वल टू V अपॉन आर आ गया। हाँ तो यहां से दो रिलेशनशिप निकलती हैं, एक तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कीपिंग R कांस्टेंट। बेटे हम R को कांस्टेंट रखें तो ये हमारे पास I प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ मतलब क्या है इसका कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट भी कम होगी। क्लियर? हाँ मामा जी। तो ये चीज समझ में आ गई बेटे आपको नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए मतलब क्या है कि ये बेटे हमारे पास आर कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटे, आर कांस्टेंट का मतलब है कि हमने वायर को सेम रखा है, हमने वायर को चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, कोई भी कंडीशन चेंज नहीं की है, एज इट इज कंडीशन में है। तो हम उसमें क्या करेंगे बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, मतलब क्या, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाएं तो करंट बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स कम करते जाएं तो क्या होगी, करंट कम होती जाएगी। या हम रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का रियोस्टेट का यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब एक और यहाँ पर बेटे क्या चीज निकलती है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि आर मतलब ये b इंटू 1/r हो गया, नहीं हो गया ये? हाँ तो यहाँ पर क्या है बेटे, कीपिंग b कांस्टेंट, यहाँ पर हमने v को कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है यहाँ पर? V को कांस्टेंट। मतलब हमने बैटरी को सेम रखा है लेकिन वायर चेंज करते गए। पहले एक वायर लिया, अब कोई दूसरा डिफरेंट पैरामीटर का वायर ले लिया, फिर तीसरा डिफरेंट पैरामीटर का वायर ले लिया। तो ऐसे ऐसे हम बेटे वायर चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, उनके रेजिस्टेंस चेंज होते जाएंगे, और जब रेजिस्टेंस चेंज होते जाएंगे तो करंट कम होती है, करंट चेंज होती जाएगी। तो मतलब क्या है बेटे, ये क्या हुआ हमारे पास, इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, हमारा करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ जाएगी। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो यहाँ पर देखिए हमने क्या रखा है बेटे, ऊपर वाले में हमने आर को कांस्टेंट रखा है और नीचे वाले में हमने बी को कांस्टेंट रखा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटे, यदि हम करंट चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी अनलेस कि हम वायर चेंज ना करें। करंट चेंज करने पे क्या होगा बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना बेटे। रेजिस्टेंस चेंज करने पर करंट चेंज होगी, लेकिन करंट चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी वायर की एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अभी ऊपर पढ़ा था ना कि रेशियो V अपॉन I का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बात? हाँ मामा जी। देखो बेटे क्या लिखा है यहाँ पर, V अपॉन I का रेशियो क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है बेटे, यदि हमने सेम वायर रखा हुआ है, सेम कंडीशन रखी हुई है, और लेकिन हमने करंट चेंज कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, हमारा बेटे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा अनलेस कोई दूसरी कंडीशन चेंज ना करें तब। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ चलिए पहले इतना रीड करो, पढ़िए। Ohm's law. This law was given by a German psychist Georg Siemens Ohm, फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट नहीं बोलते, फिजिसिस्ट। physicist Georg Siemens Ohm, who found the जॉर्ज relation. साइमन ओम, क्या बोलते हैं, सिमन ओम नहीं, जॉर्ज साइमन ओम। George Simon Ohm, who found the relationship between current I flowing in a metallic wire and the potential difference V across its terminal. According to this law, at constant temperature, the PdV across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. V is directly proportional to I at constant temperature. V upon I is equals to constant is equals to R, or V is equals to IR. This is the mathematical expression of Ohm's law.
Here R is a constant for the given metallic wire at a given temperature. It is called its resistance offered by the conductor or just resistance. So the ratio of PD applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. ये बेटे सर्किट डायग्राम समझ लिया कैसे बनाना है इसका? हाँ. अब आगे पढ़िए. Ohm's law. From Ohm's law, I is equals to V upon R. First, I is directly proportional to V, that is, current in a conductor is directly proportional to potential difference, keeping R constant. If PD is V is double, current I gets double. If PD is half, current I gets half. Second, मतलब क्या I बेटे? is सुनो बेटे, मतलब क्या हुआ बेटे? ये हम पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब क्या है कि हम जो है ये V को डबल कर दें तो I भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. V को हाफ कर दें तो I भी क्या हो जाएगी? हमारी हाफ हो जाएगी. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ. अब आगे बढ़िए. Second, I is inversely proportional to 1 upon R. ना, That देखो सुनो बेटे, ये हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे तो लोग बोलेंगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. और है ना 1 अपॉन R बोलना है तो हम लिखेंगे I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R. समझ में आया कि नहीं? हाँ. आगे पढ़ो. That is, current in a conductor is inversely proportional to the resistance of the conductor, keeping potential difference constant. If resistance R is double, current I gets half. If resistance R is half, current I gets double. मतलब क्या बेटे? रेजिस्टेंस को, मतलब क्या, रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो ये क्या होगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट क्या है? हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो मतलब क्या हुआ बेटे? इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ हुई दो चीजों पर डिपेंड करती है. पहली वो डिपेंड करती है बेटे पोटेंशियल डिफरेंस पे, और दूसरी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस जो हमने कंडक्टर लगाया हुआ है या जो हमारा अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस कितना है. यदि अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करेगी, और अप्लायंस का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी. मैंने क्या बोला? दोबारा से बोलो. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ. पढ़िए. Thus, the strength of an electric current in a given conductor depends on two factors: A. TD across the ends of the conductor, and B. Resistance of the conductor. What happens to the resistance of a circuit if the current through it is double? बेटे करंट डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा. अभी बताया था ना मैंने आपको, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा लेकिन उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. पढ़ो. R will remain the same because R is an inherent property of a conductor. V will double so that the ratio V upon constant. बेटे R का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? R को पीछे एक चीज बताई थी ना. R का नाम क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस. क्लियर? तो रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम. क्लियर? हाँ. पढ़ दिया पूरा? हाँ. ओके. अब आप देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली. रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग बताया था? द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. क्या है? द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग हुआ बेटे हमारे पास? द प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. मतलब क्या? रास्ते में रुकावट पैदा करना. क्या करना? रास्ते पे रुकावट पैदा करना. रास्ते में रुकावट पैदा करना. क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. इसकी बेटे एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है बेटे ओम. क्या होती है? ओम. जो साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उसी के बेसिस पे ये दिया हुआ ओम. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से. एक ग्रीक लेटर है, इसको हम कहते हैं ओमेगा. तो जैसे हमें लिखना हो 5 ओम तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ओम. दोनों तरीके से एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिल सकता है.
समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब 1 ओम की डेफिनेशन देखते हैं बेटे। 1 ओम और 1 ओम इक्वल टू होता है बेटे हमारे पास, देखिए R इक्वल टू V अपन आई हमने ऊपर लिखा था। हाँ। तो 1 ओम इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो इसको हम बेटे इसकी एसआई यूनिट को वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर। नॉर्मली तो बेटे एग्जाम में आपको ओम ही लिखी हुई मिलेगी, लेकिन इसको हम वोल्ट पर एम्पियर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो 1 ओम का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, मतलब क्या हुआ बेटे, ये किसी वायर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए इसके एंड्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा 1 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। मतलब 1 ओम की क्या डेफिनेशन हुई, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is 1 volt and the 1 ampere of the current is flowing through it, then the resistance of the wire will be 1 ohm. So this is the definition of 1 ohm. Clear? हाँ। अब बेटे रीजन क्या है इसमें, क्यों बेटे इसमें जो है रेजिस्टेंस क्रिएट क्या होता है? अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपके आपके पास एक कमरा है बेटे, ये इस कमरे में 3-4 छोटे छोटे बच्चे आ गए, ये इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति को निकलना हो तो निकलना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल। मान लीजिए और 4-5 आ जाए और वो इधर उधर भागने लगे, तो क्या होगा, इनमें आपस में कॉलिजन्स होंगी, हाँ। आपस में टकराएंगे भी, तो उसका निकलना, किसी व्यक्ति का निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब क्या है, जितने ज्यादा टकराएंगे ये उतना ही ज्यादा निकलना मुश्किल पड़ेगा, जितने कम टकराएंगे उतना कम निकलना मुश्किल होगा। ऐसी जैसे बेटे ये वायर है, इस वायर में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना? हाँ। बताया था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो मूव करते हैं तभी हमारी करंट फ्लो करती है। हाँ। तो बेटे मूव करते वक्त क्या होता है, ये टकराते हैं, ये क्या करते हैं, ये टकराते हैं। मतलब इनमें कॉलिजन्स होती हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे जब तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हुई, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5, 6 इस तरीके से बच्चे लाइन में लग के निकलते हैं, नहीं निकलते हैं बाहर? हाँ। अब कोई एक बच्चा बदमाश शरारती हो तो आगे पीछे धक्के देता है, वो होता नहीं होता है? हाँ। जब वो धक्के देता है तो सारे बच्चों का निकलना थोड़ा आसान हो जाता है, मुश्किल हो जाता है? मुश्किल। मुश्किल आसान। हो जाता है। मतलब क्या है बेटे, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, जितनी तेज कोलिजन्स होंगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम कोलिजन्स होंगी उतना क्या होगा, कम रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ। तो इसलिए क्या हुआ बेटे, कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, करंट के फ्लो के लिए ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन क्रिएट होगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। इसको रीड करिए। Resistance of a conductor. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it, or the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. R is equals to V upon I. SI unit of resistance ohm. Omega is a Greek letter. 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. Definition of 1 ohm. If the PD across the two ends of a conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, the resistance R of the conductor is 1 ohm. Reason behind resistance. The motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by collisions among themselves and with the atoms and ions present in the body of the conductor. Due to these collisions, there is some obstruction or opposition to the flow of electric current through the conductor. This obstruction is called resistance.
अब देखिए बेटे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे बेटे। जो हमारे पास बी और आई की जो वैल्यू आती है, इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे बेटे, ये दो एक्सिस लेते हैं हम, एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम करंट रख सकते हैं आई इन एम्पियर, और यहाँ पर हम रख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। क्लियर? हाँ मामा जी। और ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारा ये ग्राफ बनेगा। या ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं बेटे हम, इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लें वोल्ट, और इधर हम ले लेते हैं बेटे करंट एम्पियर में। यहां भी जो हमारा ग्राफ बनेगा बेटे, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही हमारा बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटे, यहाँ पर जो ग्राफ का स्लोप, मतलब टू फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड द स्लोप, जैसे आपने लास्ट ईयर बेटे मोशन में निकाला था, नहीं निकाला था? हाँ। जैसे वेलोसिटी वगैरह या वो निकालने के लिए स्लोप निकाला था ना, तो ये यहाँ पर केस में क्या होगा बेटे, इस वाले केस में स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा बेटे, स्लोप इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस होगा। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 स्लोप। क्लियर? हाँ मामा जी। अब जैसे यहाँ इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो बेटे। मान लीजिए बेटे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और यहाँ आई दिया है, और ये दो लाइनें दी हैं, एक ए और एक बी। एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है। तो बताओ इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, ए का या बी का? बी का। कैसे? उसका स्लोप ज्यादा है। बी का स्लोप ज्यादा है बेटे, ए का स्लोप कम है। आप ये देखोगे बेटे, यदि आप यहाँ लाइन ड्रॉ करो तो ये लाइन यहाँ आती है, ये लाइन यहाँ आती है बेटे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ ए का? हाँ। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, करंट कम आ रही है नहीं आ रही है इसमें ए में? हाँ। तो करंट कम आ रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ उसका? हाँ। और बी में क्या आ रहा है, कम पोटेंशियल डिफरेंस में भी ज्यादा करंट आ रही है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। क्योंकि बेटे दिस अपॉन दिस ही तो निकालेंगे ना हम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ ए, जो हमारे पास रेजिस्टेंस ए का है वो ज्यादा है रेजिस्टेंस बी से। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। ये बात समझ में आएगी? हाँ मामा जी। अब एक और देखते हैं बेटे हम, यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है और यहाँ हमने करंट रखी है। अभी भी मैंने ये दो ग्राफ ऐसे लिए हैं, ये ए है और ये बी है। अब बताइए यहाँ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का? इसमें बी का। इसमें हमारा बी का ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्यों? बिकॉज स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ये आपको इस तरीके से एग्जाम में 1 मार्कर में ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटे आज हम इसको यहीं तक ही करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके? ठीक है। ओके बाय। बाय।